आज हम बात करेंगे जेएल प्रहरी सब जो भर्ती परीक्षा है उसके सिलेबस में आपका एक अलग से टॉपिक है आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। जिसकी शुरुआत में हम आज पढ़ेंगे संकट और आपदाएं। संकट एक आपदा के रूप में परिभाषित किया जाने वाला जोखिम है जिसमें जीवन की हानि, चोट और संपत्ति के नष्ट होने की संभावना रहती है। जीवन की हानि, चोट और संपत्ति के नष्ट होने की संभावना होती है। समग्र रूप से इससे आर्थिक अवरोधों और पर्यावरणिक क्षति की संभावना भी होती है। हम संकट को आपदा तब कह सकते हैं जब यह वास्तव में किसी निश्चित जनसंख्या को प्रभावित करता है। प्राकृतिक आपदाओं की घटना मानव के द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती। जो प्राकृतिक रूप से घटना घटित होती है, लेकिन बेहतर समन और प्रबंधन उपायों के साथ इनके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। देखे जाए तो देखो, संकट को आपदा तब कह सकते हैं जब ये किसी वास्तव में निश्चित जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादातर लोग या कोई आबादी बस्ती हो वहाँ पर घटित होती है। और इनको मानव के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु अनेक जो उपाय हैं उनके द्वारा उनके प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाओं में मानवीय हस्तक्षेप के कारण प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी परिणाम और आवर्ती हाल ही में काफी बढ़ गए हैं। आपदाओं की गंभीरता हमारी तैयारी पर निर्भर करती है। प्रभाव का माप उस चुनौती के आधार पर निर्भर करता है जिसके चुनाव हमारे पास होते हैं। चुनाव हमारी आपदा के साथ सामर्थ्य संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए एक अच्छी ढंग से बने हुए घर के पास प्रकृति के क्रोध को सहने की अधिक संभावना होती है, जबकि बुरे ढंग से बने घर आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसे मेघता कहा जाता है। अब देखो, अगर किसी घर की नींव मजबूत होगी और उसके आसपास कोई बड़ी जन हानि हो या कोई संकट आए तो क्या होगा, उस संकट को झेलने के लिए वह घर तैयार रहता है, उसको कुछ हानि होने की संभावना कम होती है। अगर वहीं एक कोई कच्चा झोंपड़ा या कोई मकान हो और वहाँ पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा घटित होती है तो वहाँ पर जन हानि होने की ज़्यादा संभावना होती है। इस पूरी व्यवस्था को हम कहते हैं मेघता। आपदा को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। देखो, आपदा किसे कहते हैं, एक समाज के क्रियाकलाप में गंभीर अवरोध जिससे प्रभावित समाज की अपनी संसाधनों का उपयोग करके सहन करने की क्षमता से अधिक मानव सामग्री और पर्यावरणीय हानि होती हो। संयुक्त राष्ट्र ने आपदा को इस प्रकार परिभाषित किया कि एक अचानक या बड़ी दुर्घटना का घटित होना जो समुदाय या समाज के मूल ढांचे और सामान्य कार्यों को बाधित करती हो। मतलब किसी कोई काम करते हैं, अगर उस काम के अंदर कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वो एक तरह से आपदा होती है। यह एक घटना या घटनाओं का सिलसिला है जिसमें जनहानि और संपत्ति, बुनियादी सेवाओं या जीविकोपार्जन कोई साधनों को हानि की उत्पत्ति होती है और जो प्रभावित समुदायों की सामान्य क्षमता पर परे होती है, यानी इससे दूर होती है। आपदा कभी कभी एक आपातकालीन स्थिति को भी वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें जीवन या पारिस्थितिकी तंत्रों के सामान्य प्रतिरूप को व्यवधानित किया जाता है और असामान्य आपातकालीन हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है ताकि मानव जीवन और पर्यावरण को बचाने और संरक्षित करने के लिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्रवाई की जा सकती हो। एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग 60,000 लोग मर जाते हैं और पिछले 100 वर्षों में वैश्विक मृत्यु के 0.1% का इससे जिम्मेदार माना गया है। पिछले 100 वर्षों में जो वैश्विक मृत्यु
हुई है उसका 0.1% जिम्मेदार आपदा को माना गया है, जिसमें हर वर्ष 60,000 लोग मर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष वैश्विक रूप से प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की हानि होती है। अगर किसी का बना बनाया कोई घर या आसपास की जो जन हानि होती है, उससे अनेकों संपत्ति की क्या होती है, हानि। एक आपदा तब घटित होती हैं जब किसी निश्चित क्षेत्र के कमजोर लोगों या समुदाय पर प्रभाव डालती हैं। यह तब होता है जब नकारात्मक परिणामों की संभावना को कम करने की क्षमता उनके सहन करने की क्षमता को क्या कर जाती है, पार कर जाती है। प्राकृतिक संकट उसके साथ में मेघता या जोखिम मिलकर आपदा का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक संकट और आपदा के बीच में आप अंतर इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि प्राकृतिक संकट जो होता है वो खतरनाक भौतिक स्थितियों या घटनाओं होती हैं, जबकि आपदा के अंतर्गत त्वरित रूप से या तत्काल अंधाधुंध होती है। आपदा में क्या होगा, अगर कोई फिक्स समय नहीं होता है, अचानक ही वहां पर कोई जनहानि होगी। और प्राकृतिक संकट के अंदर कोई खतरनाक जो भौतिक स्थितियां पैदा होगी उसके कारण होगी। संकट के पास विविध प्रकार के जीवन को नुकसान पहुंचाने की संभावना होती है। आपदाएं मुख्य रूप से मानवीय दृष्टिकोण से देखी जाती है, जिसके कारण मानव जीवन और संपत्ति में गंभीर क्षति होती है और उनको हानि होती है। प्राकृतिक संकट में पर्यावरण के जैव और अजैव अवयव को क्षति पहुंचाने की संभावित खतरा ज्यादा होता है, परंतु आपदा समाज और भौतिक पर्यावरण के सामान्य क्रियान्वयन को प्रभावित करती है। उनके जो भी काम होता है उनमें व्यवधान से रोक डालती है। संकट आपदा में परिवर्तित हो सकता है या नहीं। सभी आपदाएं संपत्ति की क्षति और जीवन की हानि का कारण होती हैं। इसके कई लोग प्रभावित होते हैं। छठा पॉइंट है कि भूकंप, बाढ़, चक्रवात, ज्वालामुखी, उद्वेलन, भूस्खलन, सूखे आदि का प्राकृतिक संकट कहा जाता है, जबकि इनके कारण जीवन की हानि और संपत्ति की हानि होने की संभावना है। भूकंप और बाढ़, चक्रवात, ज्वालामुखी, प्रक्षेपण, भूस्खलन, सूखे आदि को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है जब इनसे जीवन की हानि और संपत्ति को क्षति हो चुकी हो। अगर जब कोई भूकंप या बाढ़ या चक्रवात आता है तो उनसे अगर प्राकृतिक कोई नुकसान होने की संभावना हो तो उसे कहते हैं प्राकृतिक संकट। अगर वहां उससे कोई हानि हो चुकी हो तो उसे कहते हैं आपदा। संकट के समय लोग प्रभावित होते हैं। संकट में लोग प्रभावित नहीं होते हैं और आपदा में लोग जो होते हैं प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार, मतलब प्राकृतिक आपदा किस प्रकार से आती है। प्राकृतिक आपदाएं वे आपदाएं होती हैं जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है और मानव के नियंत्रण से परे होती है। मतलब मानव के जो नियंत्रण होता है उनसे क्या होती है, दूर होती है। लेकिन ये सत्य है कि अनियंत्रित मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को तेजी से बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए देखें तो पहाड़ी ढलान के युक्तिपूर्व उपयोग, जिसमें अति खेती, वनों की कटाई, ढलान पर सड़क निर्माण ने
प्राकृतिक आपदा यानी भूस्खलन के प्रभाव को तीव्र कर दिया है। बाढ़, चक्रवात और भूकंप, ज्वालामुखी उद्भेदन आदि कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं। अगला है बाढ़ के कारण। बाढ़ के निम्न कारण होते हैं, जैसे भारी वर्षा। एक नदी की अपवाह क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण नदी के निचले भाग में जल का वेग बढ़ जाता है, जिससे निकटवर्ती क्षेत्र में क्या हो सकती है, पानी की ज्यादातर आवाजाही होती है, जिससे वहां पर बाढ़ आने की संभावना होती है। दूसरा कारण है अवसाद निक्षेपण। नदी मार्ग में अवसाद के जमाव से पानी वहन की क्षमता में कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी वर्षा से पानी नदी के किनारों से बह जाता है। तीसरा है वनों की कटाई। वनस्पति जल की धाराओं क्या करती है, रोकती है और मिट्टी में अवशोषण के लिए मजबूर करती है। उदाहरण के लिए देखें तो हम वर्षा काल में चारों ओर के क्षेत्र में रुकावट मुक्त क्षेत्र होते हैं, जो बाढ़ के कारण बनते हैं। चक्रवात असामान्य ऊंचाई के साथ समुद्री लहरों से उत्पन्न करता है और आसपासीय तटीय क्षेत्रों में पानी का प्रसार करता है। पांचवा है अपवाह क्षेत्र में हस्तक्षेप। अगर बुरी तरह से कोई नियोजित व बने पुल, सड़क, रेलवे लाइन, नहर आदि के कारण अपवाह क्षेत्र बाधित होता है, जिसके फलस्वरूप भी बाढ़ आ सकती है। मतलब किसी पानी के आवागमन का जो रास्ता होता है प्राकृतिक रूप से, उस प्राकृतिक रास्ते के आगे आप कोई अगर पुल बना दोगे या सड़क या कोई अन्य प्रकार का अवरोध पैदा कर दोगे, तो वह अपवाह क्षेत्र बाधित हो जाएगा और फलस्वरूप वहां क्या होगा, ज्यादातर पानी एकत्रित होगा, जिससे बाढ़ आने की ज्यादा संभावना होगी। छठा है नदी के प्राकृतिक मार्ग में परिवर्तन। जब नदी अपना मार्ग बदलती है तो नए क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। अगर कोई नदी अपने पुराने जो बहने के प्रवाह है उसी के अनुरूप बहती है, तो वहां पर पानी अन्यत्र क्षेत्र में नहीं जाता है और अपने जो गंतव्य रास्ता है वहां से गुजरता है। अगर वहीं कोई नदी उस रास्ते से भटक कर किसी नया रास्ता बनाती है, तो वहां पर पानी के आवागमन से जमीन का कटाव होता है और जमीन के कटाव से वहां पर बाढ़ आ जाती है। सातवां है सुनामी। महासागरीय क्षेत्र में भूकंप के कारण समुद्री पानी में उठती विशाल लहरें तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। आठवां है बांध का टूटना। भूकंप या मानव उत्पन्न कारकों के कारण बांधों में क्षति होती है और नीचे के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। पहला हमने पढ़ा बाढ़, उसके बाद है सूखा। सूखा के आर्थिक, पर्यावरणिक और सामाजिक प्रभाव होते हैं। भारत में देश का लगभग 68% क्षेत्र अलग अलग रूपों से सूखे की संभावना वाला है। 75 सेंटीमीटर से 112.5 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र को सूखा प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है, जो कुल क्षेत्र का 35% है। पिछहत्तर से 112.5% की सेमी वाला जो वर्षा क्षेत्र है उसको सूखा क्षेत्र माना गया, परंतु 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र है उसको स्थायी रूप से सूखा प्रवृत्ति वाला क्षेत्र माना जाता है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 33% शामिल है। मौसम वैज्ञानिक होते हैं, उनके अनुसार ये कहा गया कि एक बड़े क्षेत्र पर लंबे समय तक वर्षा की कमी को सूखा कहते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार सूखा एक स्थान में होने वाली स्थिति है जब औसत वार्षिक वर्षा
75 सेंटीमीटर से कम होती है। कभी कभी हिंदी भाषा में सूखा के लिए अकाल और अनावृष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है। सूखा तब संभव हो पाता है जब कृषि समुदायों के लिए भूमिगत जल स्रोत तक पहुंच नहीं पाते, और साथ ही यदि मौसमी दशाओं के कारण किसी क्षेत्र में 50% से अधिक फसल की हानि हो तो वहां पर सरकार सूखा घोषित करती है। सूखे के मुख्य कारण यह है कि सूखे का वर्षा की कमी, लेकिन मानव अपनी गतिविधियों के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप किया है। लोगों ने तालाबों और झीलों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को भर दिया है, वनस्पति आवरण को अलग कर दिया है। वनस्पति आवरण वर्षा के जल के प्रवाह को रोकता है। वनस्पति आवरण वर्षा के जल के प्रवाह को रोकता है और उसे अवशोषित करने के लिए मजबूर करता है। नलकूपों के माध्यम से भूमिगत जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करके भूजलीय स्रोतों को सूखा रहा है। अगर अब जमीन के अंदर तो ज्यादातर ट्यूबवेल और नल के प्रयोग से वहां से जो भूजलीय स्रोत है वो कम, मतलब पानी की मात्रा कम होने लग गई है। सूखे के कारण खाद्य और पानी की कमी होती है, जो इस पर सूखे का प्रभाव होता है। लोग भूखमरी, कुपोषण और महामारी के कारण मर जाते हैं। पानी की कमी के कारण फसलों को नुकसान होता है। चारा और पानी की कमी से पशुओं को पोषण नहीं मिलता और उनकी मृत्यु हो जाती है। किसानों को रोजगार से वंचित किया जाता है। लोग जीवन यापन के लिए अपने गांव से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज का अपना टॉपिक इतने तक है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे चक्रवात।